आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। ये डिस्कशन CS एग्जीक्यूटिव के लिए वैलिड है, तो जो भी CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। इसका सबसे पहला चैप्टर 1 है। और जिसको भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, या एक स्टोरी सुननी है, या ब्रीफ स्टोरी सुननी है, एक्साइटिंग स्टोरी सुननी है, तो आप ये सुन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्टोरी की। सबसे पहले हम एक आपको स्टोरी सुनाएंगे ताकि आप उसे रिलेट कर सकें। ये स्टोरी है दो दोस्तों की। इसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी में, सबसे ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वहाँ पर जाके किसी केस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं और वहाँ जाके फिर वहाँ के ऑफिसर से बात करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास, हमारे देश में हमारा एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और हम पे ये राइट है कि हम आपसे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक डिपार्टमेंट से जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो उन ऑफिसर्स ने कहा, सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, आप पहले RTI एक्ट के बारे में एक ब्रीफ स्टडी करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ की कर सकते हैं। उसके बाद वो वापस आ गए। फिर वो अपने कुछ दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने गए, मिस्टर ए से। मिस्टर ए को उन्होंने पूरी स्टोरी अपनी ब्रीफ करी और उन्होंने बताया कि मैं वहाँ गया था, मुझे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, प्रोवाइड करी गई। मिस्टर बी ने कहा कि आपको वो इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब मैं आपको पूरा एक्ट ध्यान से समझाता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी मिनिस्ट्री के बारे में। 11 मई 2005 को वो लोकसभा में पास हुआ। 12 मई 2005 को राज्यसभा में। 15 जून को उसको प्रेसिडेंट असेंट मिला। अब प्रेसिडेंट असेंट के बाद 120 दिन के बाद 12 अक्टूबर 2005 में वो इन्फोर्स कर दिया गया। ये थी उसकी बिल हिस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में। अच्छा, फीचर्स। अब जहाँ जिस कंट्री में एक्ट है, जिस कंट्री का वो संविधान से निकला है, उसी कंट्री पे तो लागू होगा, तो ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। कौन सी अथॉरिटीज़ पे? पार्लियामेंट की पावर सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ तक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे लागू किया जाता है। इतना बड़ा एक्ट बना है तो डिपार्टमेंट्स बनते हैं, लोग असाइन होते हैं। तो इसमें सेक्शन 5 ऑफ RTI एक्ट में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन के ऑफिसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो डील करते हैं जो भी रिक्वेस्ट आती है उन पर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो उसे असिस्ट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी चीज़ इंडिया में फ्री तो है नहीं, आप सब लोग जानते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें एक नॉमिनल फीस पे प्रोवाइड कर दी जाती है। वो लोग एप्लीकेशन जब देते हैं तो फिर उन्हें एक नॉमिनल फीस भी प्रोवाइड देनी पड़ती है। वो फीस डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत हाई लेवल की है या फिर बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन है तो आपको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ऑफकोर्स, और अगर कम इम्पॉर्टेंट है तो आपको उसकी लेस फीस देनी पड़ती है। अब आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन कुछ सेक्शंस में कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट होती है। और वो सेक्शंस कौन कौन से हैं? वो सेक्शन है सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, और शेड्यूल 2 में भी वो इन्फॉर्मेशन मना है। आप यहाँ देख सकते हैं। Certain categories of information have been exempted from disclosure under section 8 and 9 of the act. Intelligence and security agencies specified in schedule 2 of the act have been exempted from the ambit of the act. Okay. उसके बाद हम बात करते, ये तो हम लोगों ने बात कर ली RTI के फीचर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं RTI एक्ट के बारे में। RTI एक्ट, ये उसकी फॉर्मल डेफिनेशन। बेसिकली RTI एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। अब कैसे, किस फॉर्म में, वो आप देखिए। इसमें वो नोट्स ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सर्टिफाइड कॉपीज लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की। इंस्पेक्शन कर सकते हैं वर्क्स का, डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का। सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल देख सकते हैं। और ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट वेयर सच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। अब हमने बात कर ली साइलेंट फीचर्स के बारे में और बात कर ली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि
अब तक हमने देखा कि हमने प्रोसीजर्स पढ़े, सब चीज़ लगभग हमने सब चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम बात करते हैं कि पेनल्टीज़ के बारे में। सेक्शन 20 में पूरी पेनल्टी दे रखी है। अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने में गलत हो गए या फॉल कर गए तो उनको पेनल्टी, उनको 250 रुपये 250 रुपीज़ पर डे देना पड़ सकता है और मैक्सिमम 25,000 रुपये देना पड़ सकता है। कब? अगर उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो पब्लिक को, इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन एक पर्सन ने उन्हें भिजवाई हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन वो चाहता हो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें मैनिफाइडली गलत इंटेंशन से गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, मिसलीड किया हो, इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी दी हो, या फिर इन्फॉर्मेशन वक्त पे ना दी हो, या नॉमिनल गलत फीस चार्ज करी हो, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। हमने अब तक RTI एक्ट की बिल हिस्ट्री देखी, साइलेंट फीचर्स देखे और RTI एक्ट के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं, हमने जो साइलेंट फीचर्स में कुछ वर्ड्स देखे थे, तो अब आप उनके डीप मीनिंग समझ लीजिए। पहला वर्ड हमने कुछ वर्ड्स में देखे था पब्लिक अथॉरिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो कि बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और नोटिफाई कर इशू करी गई है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एन इंक्लूड्स एनी बॉडी ओन कंट्रोल एंड सब्सिडली फाइनेंस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें हमने रिकॉर्ड्स के बारे में देखा। रिकॉर्ड्स में इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फाइल्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफाइल्स एंड फैसिमाइल्स, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे रिकॉर्ड्स हो गए, अब आपने सोचा होगा इन्फॉर्मेशन। आप सोच रहे होंगे इन्फॉर्मेशन का मतलब तो एक बहुत छोटा सा मीनिंग होता है, लेकिन आप गलत है। इन्फॉर्मेशन एक बहुत ब्रॉडर मीनिंग है, उसका बहुत वाइड मीनिंग है। इन्फॉर्मेशन मीन्स मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग सर्कुलर्स, सैंपल्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, मॉडल्स, रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया चलो एक्ट बन गया, लेकिन किस सेक्शन के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर पब्लिक अथॉरिटी लायबल होगी, तो वो इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है जिससे पब्लिक अथॉरिटी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी? तो वो है सेक्शन 4, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऑब्लिगेशंस क्या है पब्लिक अथॉरिटी की। ऑब्लिगेशंस, every public authority under the act has been entrusted with a duty to maintain records and public manuals, rules, regulations, instructions, etc. in the possession and prescribed under the act. As per the section 4, every public authority has to publish within 120 days of the enactment of the act. इसमें जो 120 डेज ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट दिया, इसमें आप कंफ्यूज मत हो। ये तब की जब बात हुई है जब ये RTI एक्ट आया था, जब हमने बात करी थी 12 अक्टूबर, तब तक गवर्नमेंट ने ये हर अथॉरिटी को आदेश दे दिया था कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको आपको सही तरीके से सेटल करना है, ताकि आप पब्लिक को शो कर सकें अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगने आए तो अब ये ऑब्लिगेशन, ये इसमें क्या ऑब्लिगेशंस हैं? अब एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज़ टू पब्लिश इन 30 डे हो गया। अब हम बात करते हैं, अब अगर ये हमने इसमें ये बात कर ली कि सेक्शन 4 क्या करता रहा है, ऑब्लिगेशन है। अब हम इसमें क्या क्या उसे अरेंज करना था, मतलब क्या क्या हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ये एक तरीके से ये बात हो गई। हाँ, तो क्या क्या मांग सकते हैं? द पर्टिकुलर ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड ड्यूटीज। इस बेसिकली इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स के फंक्शंस क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन से नॉर्म्स फॉलो करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से नॉर्म्स फॉलो करता है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ और उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से वर्क आता है, कौन कौन सा काम आता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के सैलरी रेम्यूनरेशन के बारे में जानकारी, उस डिपार्टमेंट के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी। तो ये ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी में सेक्शन 4 के अंदर सब ये सब आता है। अब सोच रहे होंगे कि हमने अभी कुछ देर पहले बात करी थी सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के बारे में, जो कि है एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन
सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि शेड्यूल 2 में जो सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में जानकारी दे रखी है जो एग्जाम्प्ट हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। सबसे पहले सर्टेन कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर अंडर एक्ट वेयर डिस्क्लोजर प्री जुडिशियली अफेक्ट द सोवर। इसमें बेसिकली सेक्शन 8 में वो इन्फॉर्मेशन वो है जो आप कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट है। सबसे पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो देश की एकाग्रता, एकता या भाईचारे पे इफेक्ट डालेगी तो ये वो इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, वो आपको नहीं दी जा सकती। अगर कोई इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट है और ट्रिब्यूनल है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन या जो कोर्ट ने मना करी है या फिर NCLT ने मना करी है, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने मना करी है, किसी भी ट्रिब्यूनल या डिपार्टमेंट ने वो इन्फॉर्मेशन मना करी है देने से, तो वो आपको नहीं दी जाएगी, वो एग्जेम्प्ट है, वरना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट और जो वहाँ के लोग हैं उससे डिस्क्लोज नहीं किया सकती उसमें वो इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव इन कॉन्फ्रेंस फॉर्म। अगर कोई अनुबंध साइन हुआ है, मतलब कोई ट्रीटी साइन हुई है फॉरेन गवर्नमेंट और हमारी कंट्री के बीच, तो उसमें भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, उसमें वो भी आपको नहीं दिया जा सकता, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जा सकती जब तक पूरा काम ना हो जाए, या फिर समझिए बात पूरी बात को। उसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी की सेफ्टी से रिलेटेड है तो भी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती। कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसमें कैबिनेट पेपर इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, हाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन जैसे कैबिनेट में कोई पेपर या कोई कुछ भी साइन हुआ है, कोई भी एक्ट आया है, कोई बाला आया है, तो उसकी जानकारी भी आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप ये सब सीक्रेट होता है। उसके बाद सेक्शन और किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती जब तक कि ये किसी लार्ज मॉब को या ह्यूमन राइट वायलेशंस को अफेक्ट ना करे, तब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि कॉपीराइट या इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जा सकती। अगर आप सोचिए, अगर एग्जांपल लीजिए, जैसे सेक्शन 9 में ये कहना चाह रहा है, जैसे कि अगर आप आजकल कोरोना चल रहा है, अगर कोरोना में किसी ने कोई मेडिसिन डेवलप करी या कोई वैक्सीन डेवलप करी, या कोई मेडिसिन डेवलप करी, और अगर आपको उसका फॉर्मूला चाहिए, तो कोई वो पहले वो वैक्सीन या जो वो होगी मेडिसिन होगी वो रजिस्टर्ड होगी। अगर आपको उसको फॉर्मूला चाहिए तो कोई आपको वो फॉर्मूला थोड़ा दे देगा, इसलिए आपको, और वो उसके कॉपीराइट्स होते हैं जिस आदमी ने वो बनाई है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जा सकती, ताकि आप उसका ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो और आपका उसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। उसके बाद और इसके सिवा और भी चीज़ें एक्सक्लूडेड होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं, जो शेड्यूल 2 में दे रखी हैं, वो सब चीज़ें भी एग्जाम्प्ट होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से या जो नेशनल डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, जैसे BSF के बारे में, CRPF के बारे में, ITBP के बारे में, CISF के बारे में, NSSG के बारे में। इन एजेंसीज के काम करने वाले लोग भी नॉन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। ये सिक्योरिटीज एजेंसी भी जब भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती हैं जब तक इनके ऑफिसर्स के ऊपर या इस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई कानून लॉ वो ना हो, इनेक्ट ना हो, या फिर कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस ना हो, या किसी भी ऑफिसर के ऊपर करप्शन का आरोप ना लगा हो, तब तक उससे पहले या उसके सिवा अगर कोई भी बात होती है तो ये कोई भी इन एजेंसीज में कोई भी इंफॉर्मेशन देने प्रोवाइड करने के लिए कोई भी लायबल नहीं है। तो ये सारी ये हमने अब तक बात कर ली सारे एग्जाम्पशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है कौन से डिपार्टमेंट, और अब कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ये हमने अब तक बात करा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि पार्शियली डिस्क्लोजर है, मतलब आधी इन्फॉर्मेशन, जो एक पूरी इन्फॉर्मेशन है उसमें से आधी आपको दी जा सकती है और आधी नहीं दी जा सकती, तो उसके लिए कोई सेक्शन है, तो उसके लिए भी सेक्शन है। वो सेक्शन है सेक्शन 10 पार्शियल डिस्क्लोजर का। It may be noted that as per the section 10 of the RTI Act, only the part of the recorded which do not contain any information which is exempt from disclosure and which can reasonably be severed from any part that contain exempt notification may be
मे बी प्रोवाइडेड, दिस इज नोन एज पार्शियल डिस्क्लोजर। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है, मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। इसमें जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको कोई आधी इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी जा सकती है और आधी इन्फॉर्मेशन नहीं दी सकती। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन आधी तोड़ने के बाद उनको आप डिवाइड करने के बाद दी जा सकती तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उस इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन भी हर्ट हो रही है उसमें, उससे भी उस पर असर पड़ रहा है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। अब एप्लीकेशन, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो सबसे हॉरर पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन, जो प्रोसीजर सबसे हॉरर पार्ट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिटेड इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिकली विद फीस टू PIO। सबसे पहले आपको बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर ए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन भेजी PIO को। दो केसेस होते हैं, जनरली इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भेजी जाती है, 30 दिन में मिल जाती है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गई तो दो केसेस हो सकते हैं। इफ पर्सन सेटिस्फाइज देन ओके, और अदरवाइज देन देयर हैज टू चॉइसेस। फर्स्ट चॉइस अपील डायरेक्ट टू CIC और SIC, और सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस ये फर्स्ट अपील टू सीनियर ऑफ PIO विद इन 30 डेज प्लस एक्सटेंशन। ये आपको ये टाइम पीरियड दे रखा है। ये आप जैसे 30 डेज में वो ऑर्डर पास कर देता है, उसके अलावा आपको एक्सटेंशन मिल सकता है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट का। उसके बाद ऑफ फर्स्ट अपील, आपका रिजल्ट होगा वो, या अगर 30 दिन में आ जाएगा, 45 दिन में आ जाएगा। अगर आपका वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो इतने दिन में 30 से मिनिमम 30 और मैक्सिमम 45 दिन में आ जाएगी। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो इसका मतलब वो रिफ्यूजल है। और अब अगर आप परसेंट सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो वो सेकंड अपील कर सकता है CIC या SIC में विद एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज। और फर्स्ट चॉइस ये हो गई, और सेकंड ये हो गई कि वो डायरेक्ट अपील कर सकता है बिना इसके। अब बात करते हैं कि अपील करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे अगर PIO इन्फॉर्मेशन दे देगा तो अब ये हो सकता, अपील करने की जरूरत इसलिए पड़ सकती है कि हो सकता है कि अपील की जरूरत इसलिए पड़ सकती है, जैसे कि अगर जो PIO है, असिस्टेंट PIO, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने में नाकाम हो जाए या फॉल कर जाए, तो फिर अब वो फॉल क्यों करेंगे, उसके रीजन से हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन आपने दी हो, PIO या असिस्टेंट PIO से डिस्ट्रॉय कर दें। इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी हो वो उसे डिस्ट्रॉय कर दें, वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दें या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दें। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको दें या तो वो गलत हाँ